हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे। आज तीसरा पार्ट होगा एनपीओ का। अपन पहले एनपीओ का इंट्रोडक्शन और रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दोनों के बारे में समझ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट जिसमें कि अपन पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। इसमें क्वेश्चन कवर नहीं होगा पर अपन इसके सारे बेसिक समझ लेंगे, सारे पॉइंट्सों को समझ लेंगे जो कि ध्यान में रखना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहली बात तो अपन को सबसे पहले पॉइंट ये देखना है कि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर के अकाउंट वो होते हैं जो बेस्ड होते हैं सारे के सारे इनकम पे और एक्सपेंस पे। ऐसे ही बोल सकते हैं जो अकाउंट प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस इसके ऊपर बेसिस पे मतलब इनके बेसिस पे बनते हैं उसको नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। यहाँ पे सारे एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, सारे एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और सारी इनकम को यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। एक बेसिक सा रूल होता है जो अपन 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। सेकंड नंबर पे जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ ये ध्यान में रखना कि करंट ईयर के ही चीज़ों को लेना है, करंट ईयर की चीज़ों को लेना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये अपन को क्या दिया हुआ है, एक रिसेप्शन पेमेंट बना के दिया हुआ है। ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन। ये 2012 का दिया, 2013 का दिया, 2014 का दिया। 2012 का मान लेते हैं 10,000 दिया है, 13 का 20,000 दिया है और 14 का दिया है 15,000। और अपन को जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना उस हिसाब से अपन को सिर्फ 2013 का अकाउंट बनाना, तो सिर्फ हम 2013 का डेटा लेंगे, पूरे साल का डेटा नहीं लेना है। यानी जो करंट ईयर जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है जिस हिसाब से कि जिसका अपन को अकाउंट बनाना सिर्फ उसको लेना और किसी को ना ले लेना। ठीक है, ये हो गया अपना क्या कि भैया अपन को सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन को लेना है, दैट्स ऑल। इसके बाद अब करंट ईयर का ट्रांजैक्शन लेना है। देखियो क्या होता है, करंट लास्ट ईयर जब अपन कोई चीज़ को एंड करते हैं ना, लास्ट ईयर का जब कोई डेटा बना होगा, जैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था, जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो अपन आउटस्टैंडिंग चीज़ों को ऐड कर देते थे। आउटस्टैंडिंग को ऐड क्यों करते थे? क्योंकि वो करंट ईयर की भले भी पे नहीं हुई है। सेम जब अपन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग चीज़ें तो लेते नहीं थे क्योंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय वो सारे ट्रांजैक्शन जिस ईयर से रिलेट करते हैं उन सबको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो अपन को भले रिसेप्शन पेमेंट में नहीं लिए गए पर वो हैं इसी साल के, इसीलिए उसको इसमें ऐड करेंगे। इसीलिए क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो कि करंट ईयर के हैं, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, इट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। तो भैया इसको तो अपन को लेना पड़ेगा। करंट ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन है, आउटस्टैंडिंग भला पे नहीं हुआ था पर था इस साल का, इसलिए इसकी पेमेंट कंपलसरी, इसको जोड़ना कंपलसरी है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मोटिव क्या है कि फर्म को एक ऐसा बैकग्राउंड देना जिससे कि फर्म अपनी स्थिति को जान पाए कि भाई हम सरप्लस में हैं कि लॉस में हैं। यानी हम जो है जिस ऑपरेशन कर रहे हैं अपने एनपीओ के अंदर उससे हम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये अपना मेन मोटिव रहेगा। तो जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम एक्रूड के साथ रहेगा। एक्रूड में क्या किया जाता है, एक्रूड मतलब ऐसी इनकम जो हमें कैश में नहीं मिली, हमने अर्न कर ली तो है करंट ईयर की, इसीलिए उसको भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। प्रीपेड यानी कोई नेक्स्ट ईयर का कोई भी चीज़ हमने क्या कर दी, अभी पे कर दी, तो नेक्स्ट ईयर की चीज़ पे करी है, भला उसका पेमेंट अभी पर है कब की, वो नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर का कोई भी डेटा नहीं लेंगे, इसलिए नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड इसमें से माइनस होगा। सेम कारण था कि आउटस्टैंडिंग जुड़ रहा था क्योंकि करंट ईयर का था, भला पे नहीं हुआ पर है करंट ईयर का। प्रीपेड अगले साल का, भला इस साल पेड हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। एक्रूड अर्न इनकम इस साल कर दी, भला इसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो अपन इसको ऐड कर लें क्योंकि है करंट ईयर की। अनएक्रूड पेमेंट अभी मिल गई, इनकम बाद की थी। मतलब अगर समझ लीजिए अगर 2013 चल रहा है तो इनकम जो हमको मिली 2014 की थी, पर अपन अकाउंट कब बना रहे, 2013 में। तो 2013 की इनकम नहीं थी, भला उसको पैसा भी मिल गया 2013 में, इसलिए अपन उसको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ये 2 बातें अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को ही लेना है और किसी ईयर के ट्रांजैक्शन को नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं, एक्रूड ऐड होते हैं, प्रीपेड और अनएक्रूड इसमें से माइनस होते हैं। ये बात बहुत अच्छे से को ध्यान में रखनी पड़ेगी। केवल रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजैक्शन को इसमें लेना पड़ेगा। रेवेन्यू नेचर मतलब देखो 2 नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर। ठीक है, कैपिटल नेचर यानी ऐसी चीज़ों पे खर्चा करना या ऐसी चीज़ों से इनकम रिसीव होना जो हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ली थी। फॉर एन एग्जांपल जैसे हम बोल देते हैं कि ये जो चेयर है ये खरीदी थी 5,000 रुपीज़ की, आज इसका सेल कर रहे हैं। खरीदा था तो वो भी एक प्रकार का कैपिटल, क्योंकि जब खरीदा था तो ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा गया था, इसका एडवांटेज 1 साल में रिसीव नहीं होने वाला। तो ये होते कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब इसको बेचेंगे तो बेचने से कहीं मतलब इसको बेचेंगे तो हमने इसको बेचने के लिए नहीं लाया था, तो
जब इससे बेचने से जो पैसा आएगा, जो हमारा इससे इनकम मतलब जो पैसा आएगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। तो कैपिटल नेचर जैसे परचेज ऑफ एसेट और सेल ऑफ एसेट, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है परचेज ऑफ एसेट, और सेल ऑफ एसेट कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है। ये दोनों ही इस अकाउंट में नहीं लेना है। कौन सा ट्रांजेक्शन लेना है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर यानी क्या होता है, रेवेन्यू नेचर यानी जिसका एडवांटेज विद इन 1 ईयर हो जाता है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया। डोनेशन भी 2 टाइप का होता है, आगे हम बता देंगे, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन पहले से ही स्पेसिफाई होती है कि ये कैपिटल नेचर की है, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। रेवेन्यू नेचर की सारी ट्रांजेक्शन होती हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन में गिवन है, और जो डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ उनके अलावा सारी की सारी रेवेन्यू है। एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, मेनली परचेज और सेल, तो वो कैपिटल नेचर का रहेगा। परचेज का अमाउंट और सेल का अमाउंट नहीं लेना, ठीक है। तो अपन ने देख लिया भैया रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन अपन को अकाउंट में लेनी है, और वो भी करंट ईयर वाली, और किसी ईयर वाली नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन देखना कि भैया कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन को नहीं लेना। कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब मैंने बता दिया, मेनली वह ट्रांजैक्शन जो जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर नहीं मिलता है, मेनली वो एसेट से रिलेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि परचेज और सेल ऑफ एसेट नहीं लेना है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी नहीं लेनी है, ठीक है। सेम पर एसेट पे होने वाला डेप, देखो एसेट खरीदे तो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन जो इस साल से रिलेट करता है वो रेवेन्यू नेचर का हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो एसेट का वैल्यू डाउन हुआ 1 साल में, वो इसी साल से रिलेट करता है, और वो क्या है, एक रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको ले लेंगे डेप्रिसिएशन को। जब एसेट बेचते समय हमको जो उसका प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एन एग्जाम्पल ये चेयर मैंने 5000 की खरीदी थी, आज इसका वैल्यू 3000 है, ठीक है। 3000 के हिसाब से अभी इसका जो वैल्यू है, अब मैंने मान लीजिए 3500 में बेचा, तो 3500 पूरा अमाउंट नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये तो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। पर 500 रुपये जो मैंने 3000 की वैल्यू के हिसाब से जब इसको 3.5 में बेचा, 3000 की चेयर अभी की वैल्यू के हिसाब से 3.5 में बेचा, 500 रुपये का प्रॉफिट, ये रेवेन्यू हुआ। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब डेप्रिसिएशन इस पर जो भी रहेगा एसेट पे वो सारी लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। इनकेस ऐसा भी तो सकता है 3000 की चीज़ में 2500 में बेच रहा हूँ, तो लॉस होगा 500 रुपये का, तो वो भी लेंगे, ठीक है। करंट ईयर की ही चीज़ों की बात हो रही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई भी कैश बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कोई भी बैलेंस इसमें नहीं लेना है, वो सबसे रिसेप्शन पेमेंट में लिया जाता है, इसमें कोई प्रकार का बैलेंस नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट अपना है आज का डोनेशन। डोनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है जर्नल, एक होता है स्पेसिफिक। एक नॉर्मली तुम अमाउंट डोनेट करके आते हो, दैट इज़ कॉल्ड जनरल डोनेशन विदाउट एनी पर्पस। पर मान लीजिए हम डोनेट करके आए कहीं पे, हमने बोला यहाँ से हमने एक चैरिटी फंड में डोनेट किया पैसा, ठीक है। तो चैरिटी फंड वालों को बोल दिया कि यहाँ से इसका फर्नीचर का जो सिस्टम है वो सुधर जाना चाहिए। अब हमने उनको एक पर्पस दे दिया, एक स्पेसिफिकेशन दे दी कि हमारा जो अमाउंट है वो इस चीज़ में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, तो वो उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा स्पेसिफिक जो डोनेशन होता है, जैसे कि एक एग्जांपल एंडाउमेंट फंड रिसिप्ट हो गया, अदर फंड हो गए, ये कोई भी डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर दिस पर्पस, डोनेशन फॉर सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें बता दिए कि ये हमारा पर्पस था, तो ये कैसा नेचर का हो जाएगा, कैपिटल नेचर का। अगर नॉर्मल डोनेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन, और ये रेवेन्यू नेचर का होता है, तो रेवेन्यू नेचर का आ जाएगा, कैपिटल नेचर का इसमें नहीं आएगा। जो सारे कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है वो से कहाँ जाते हैं, तो हमारे बैलेंस शीट के आइटम में जाते हैं। जब बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तब कैपिटल नेचर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें अपन ने देखिए शॉर्ट में सारी चीज़ों को फिर से बता दे रहा हूँ, क्या किया था, कैसे क्या करना है। इतने पॉइंट को अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन 100% हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी। सबसे पहले नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का क्यों? क्योंकि सारे एक्सपेंस को डेबिट और सारी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। सेकेंड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो उन्हीं ट्रांजैक्शन पे बनेगा जो कि करंट ईयर के हैं और किसी साल के ट्रांजैक्शन पे नहीं बनना है। थर्ड वन, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को इसमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ठीक है। और प्रीपेड और अनएक्रूड को इसमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड करंट ईयर के ही होते हैं, भले इनका अपन को कैश फॉर्म नहीं रिसीव हुआ पर है वो करंट ईयर के। और प्रीपेड और अनएक्रूड नेक्स्ट ईयर के बेसिस पे होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का इसमें कुछ भी नहीं आने वाला, ना प्रीवियस ईयर का आने वाला ना नेक्स्ट ईयर का आने वाला, जो आएगा सिर्फ करंट ईयर का आएगा। इसके बाद रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन ली जाएंगी। ये मैंने बता दिया कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट जनरली 1 साल में रिसीव हो जाता है, उसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि परचेज और सेल ऑफ एसेट, लाइफ मेंबरशिप फीस,
ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में अलग से बोलता है कि भैया हम लाइफ मेंबरशिप फीस को रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि इसको रेवेन्यू नेचर, तो बस अपन उसको लेंगे, वरना तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, इसको भी नहीं लिया जाएगा। परचेज और सेल एसेट से रिलेटेड आइटम हो, ये भी कैपिटल नेचर की होती है, इनको भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन यानी जो एसेट की वैल्यू लूज होती है करंट ईयर का, पूरे साल भर का डेप नहीं, सिर्फ करंट ईयर में कितना लूज हुआ वो देख लेंगे। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन कितना लगा है हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होने वाला है वो अपन देख लेंगे इस पर। ठीक है, मतलब सेल ऑफ एसेट पे, जब मान 3000 का एग्जांपल दिया था, 5000 की चेयर मैंने खरीदी थी, प्रेजेंट वैल्यू इसकी 3500 थी, बेचा मैंने 3.5 में, 500 रुपये का प्रॉफिट, वो ले लेंगे 500 का। ना अपन को 3000 लेना है ना 3.5 लेना है, लेना क्या है प्रॉफिट या लॉस या डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद बैलेंस, ब्रॉट डाउन, कैरीड डाउन, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं लेना है, जो कि इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है। डोनेशन स्पेसिफिक वाला है, यानी पर्पस डिफाइन है कि इस पर्पस से डोनेशन दिया, तो वो डोनेशन नहीं लेंगे। ठीक है, पर्पस डिफाइन है। और एग्जांपल भी अपन देख लेते हैं, इनमें अगर आता है तो इसको भी नहीं लेना पड़ता। एंडाउमेंट फंड रिसिप्ट स्पेसिफिक प्रकार का डोनेशन होता है, कोई फंड वगैरह दिए रहते हैं तो वो भी स्पेसिफिक प्रकार के डोनेशन, उसको भी नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा आता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन अगर है क्वेश्चन में मेंशन तो जनरल डोनेशन अपन ले लेंगे। ठीक है, मतलब डोनेशन अगर दिया उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फॉर दिस पर्पस जैसा भी है, तो अपन नॉर्मली उसको जनरल डोनेशन मान के उसको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर लेंगे। ये था अपना पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिक्स, जिस पे आधार करके अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। ये पॉइंट जो है ये याद होना कंपलसरी है, अगर आपको ये पॉइंट याद होंगे तभी आप इसका क्वेश्चन को ईजिली एकदम ईजिली अटेंड कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, इसको प्रॉपर नोट कर लेना। वैसे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।